अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दी गई डेडलाइन को अब सिर्फ 10 घंटे बाकी रह गए हैं। इस मौके पर आलमी सियासत मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ट्रंप ने फिर वाज़ेह अल्फाज में धमकी दी है कि अगर ईरान ने फौरी जंग बंदी, जौहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदारी और आबना हुर्मुज़ को खोलने के मुतालबात तस्लीम न किए तो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। उनके बयानात ना सिर्फ सख्त बल्कि गैर मामूली हद तक जारहाना है, जहां वो एक रात में पूरे ईरान को ख़त्म करने, पुलों और बिजली घरों को तबाह करने और हत्ता कि ईरानी क़यादत को जानवर करार देने तक चले गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें जंगी जराइम की कोई परवाह नहीं और वो ईरानी तेल पर कब्जा करके माशी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अमरीकी अवाम की जंग से बेजारी को भी तस्लीम किया। दूसरी जानिब ईरान ने न सिर्फ इन धमकियों को मुस्तरद किया है बल्कि अपनी पोजीशन को एक जामे 10 निकाती फ्रेमवर्क में पेश किया है। ईरान का पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि उसे दोबारा हमले का निशाना न बनाने की ठोस जमानत दी जाए। वो आरजी जंग बंदी के बजाय जंग के मुस्तकिल खात्मे पर जोर देता है। ईरान लबनान में इजरायली हमलों के खात्मे, अपने खिलाफ तमाम अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जारी इलाकाई लड़ाई के इख्तिताम का भी मुतालबा करता है। इसके बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर आमादा है। हर गुजरने वाले जहाज पर $20 लाख फीस आयद करना होगी। इस आमदनी को ओमान के साथ तकसीम करेगा, महफूज गुजरगाह के लिए वाज़ेह कवायद बनाएगा और हासिल होने वाली रकम को तामीर नौ पर खर्च करेगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर का बयान इस बहरान में एक अहम सिफारती पहलू को उजागर करता है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने की कोशिश एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। यह बयान इस बात की निशानदही करता है कि खित्ते के ममालिक इस मुमकिन तबाही को रोकने के लिए सरगर्म हैं। अगर एक तरफ ट्रंप की धमकियां गैर मामूली शिद्दत की हामिल हैं तो दूसरी तरफ ईरान के निकात एक मुनज़्ज़म सिफारती रास्ता पेश करते हैं। ताहम तजाद यह है कि ट्रंप इन निकात को अहम मगर नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन निकात को भी रद्द कर दिया जाए तो फिर जंग से निकलने का रास्ता क्या रह जाता है। ताकत के इस्तेमाल से पूरे खित्ते की एक ऐसी आग में झोंका जा रहा है जिसके असरात आलमी सतह पर महसूस होंगे। हकीकत यह है कि दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन पर सख्ती से कायम है, मगर तारीख ये भी बताती है कि बड़ी जंगें अक्सर छोटे सिफारती मौक़े से भी टल जाती हैं। अब जबकि डेडलाइन के बाकी रह जाने वाले 10 तेजी से गुजर रहा है, सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा सिफारती मोज़ा हो सकता है कि दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाए। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे, मगर इस अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर एक और बयान दिया गया है, जिन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, जिसमें वो ईरानी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे रहे हैं कि पूरी ईरानी तहजीब मिट जाएगी जिसकी कभी वापसी ना हो सकेगी। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन शायद ऐसा ही हो। साथ ये भी कि अब ज़्यादा समझदार कम शिद्दत पसंद लोग ईरान में सामने आए हैं, शायद कि कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। ये दुनिया की पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। सदर ट्रंप का जहन, थॉट प्रोसेस, गुफ्तगू और अंदाज, बार बार इस पर बात होती है, लेकिन इस वक्त बात करेंगे उस सिचुएशन की जो ग्राउंड पर मौजूद है। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में भरपूर हमले हुए हैं दोनों जानिब से, पहले ईरान पर और फिर ईरान की जानिब से जवाब भी दिया गया है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन ग्राउंड पर मौजूद है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और रज़ा रूमी साहब। तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तेहरान में माहौल क्या है, क्योंकि रद्दअमल आ रहा है, वहाँ की आवाम भी ऑन बोर्ड है, जो कि सदर ने पोस्ट एक की है कि 14 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ तेहरान से कर लेते हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बता दीजिएगा सबसे पहले कि इस वक्त ईरानी रजीम में सुप्रीम लीडर, सदर, स्पीकर, IRGC, शूरा काउंसिल, निगहबान काउंसिल, जैसे जैसे हम तमाम लेयर्स को देखें फैसला साजी की, मुज़ाकरात, जंग बंदी, आबनाए हुर्मुज़, खलीजी ममालिक से मामलात और ताल्लुकात, क्या सभी एक पेज पर मौजूद हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकते हैं, दुनिया की या हर मुल्क की रजीम के अंदर ये ओपिनियन रहते हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है? क्या एक ही तरह का ओपिनियन है, सभी एक ही पेज पर मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मुझे बुलाने के लिए। जिसकियान साहब का जो ट्वीट था वो 14 मिलियन लोग यानी 1,40,40,00,000 लोग आमादा हैं अमेरिका के साथ जंग करने के लिए। तो ये एक मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन और करेक्शन। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई डिसरप्शन, कोई इस तरीके का केओस या कोई इस तरीके के डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, ना IRGC और पॉलिटिकल ब्रांच के बीच में है, ना ही आवाम के इन दोनों ब्रांचेस के साथ हैं। ये हमें नजर आ रहा है कि शुरू से ईरान का जो स्टांस था वो एक ही रहा है और अभी तक स्टांस एक ही चल रहा है। जितने अटैक्स हो रहे हैं उनकी लिस्ट पहले से जारी होती है, सबको पता होता है। पॉलिटिशियंस जो है उसको अलग लैंग्वेज में सामने बताते हैं, IRGC जो है वो अपने लैंग्वेज में सामने बताती है, जैसा कि हर मुल्क की रिजीम के अंदर होता है।
तो ये जो निज़ाम है इट इज़ वी नो कि इट इज़ वर्किंग कोहेरेंटली, क्योंकि अगर रिजीम चेंज होना होता या IRGC का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता या कुछ ऐसा होता तो वो अपनी पसंद का कैंडिडेट लाके बिठा देते, खातनी को बिठा देते, रूहानी को बिठा देते, किसी और को बिठा देते, या फिर खुद ही मार्शल लॉ लाके जो है वो काबिज हो जाते ईरान के ऊपर। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा, उल्टा उन्होंने आयतुल्ला खामनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, उनको वेलकम किया, उनको जो है उनके हुक्म को पाबंदी की उसके ऊपर। तो ये तो जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। दूसरा ये कि अभी कुम कम्युनिकेशन लाइन ब्रिज, जंजान ब्रिज, यायाबाद ब्रिज, तबरीज ब्रिज, इन सब सारे ब्रिजेस के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं और तबाही की जा रही है। तो अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट फिर भी कोई नहीं कर रहा कि अमेरिका जो है इस रीजन को खाली जाए और सपोर्ट करना बंद कर दे अमेरिका को इन अटैक्स के अंदर। तो सिचुएशन बिल्कुल जाहिर है सेंसिटिव है, और अल्लाह करे कि परमानेंटली कोई हल निकले। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सोल्यूशन जो है वो निकलेगा, क्योंकि हमले भी जारी हैं और साथ साथ जो आप रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं वो तो नेटो की तरफ से उन्होंने तो मना कर दिया सपोर्ट करने से यूएस को। बहरहाल दूसरे मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो देखें कहाँ जाती है चीज। अच्छा, अभी हम रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल की जानिब से हमले किए गए, ईरान भी फिर GCC ममालिक को हिट कर रहा है, निशाना बन रहा है। सऊदी अरब में भी आज हुआ, जहां पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत भी की गई इस हमले की, जहां सऊदी अरब को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये फरमाइएगा कि ईरान ये कह रहा है कि हम सख्त जवाब देंगे। IRGC का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर आपने लाइन्स क्रॉस की तो फिर खिता क्या, खिते से आगे तक रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान के पास मज़ाहिमत के क्या ऑप्शंस है? एक तो वो है जो हम रद्द-ए-अमल के तौर पर देख रहे हैं, ईरान क्या पूरा जोर खलीज की तबाही पर लगाएगा? ईरान किस हद तक आगे जाने को तैयार बैठा है अगर ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम तहजीब ही ईरान की ख़त्म करने जा रहे हैं? देखिए, ट्रंप के जो बयान है ये जेनोसाइडल बयान और वॉर क्राइम की तरह बयान जो दिया है, इसको मेरे ख्याल में सबसे पहले मजम्मत करनी चाहिए। दूसरा ये कि खलीज के ऊपर अटैक नहीं करना है ईरान को। ये जो एसेट्स है, ये जितने भी बैपको फैसिलिटीज, कुवैत की फैसिलिटीज, साबिक की फैसिलिटीज, ये जो है वो एक तो यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर US इंटरेस्ट है। और दूसरी बात ये कि जब यूरोपियन कंट्रीज ने मना कर दिया अपने बेसिस देने से, एयरवेज देने से, लैंडिंग स्ट्राइप्स और टेक ऑफ स्ट्राइप्स देने से, तो फिर अभी भी क्यों कुछ अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को अलाउ कर रहे हैं ये चीज करने से? वो क्यों नहीं बाहर भेज रहे? ये सवाल ईरानियों का होता है। और हर जगह तो अटैक्स नहीं हो रहे। कतर के अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर अटैक नहीं किया, टर्की के अंदर अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया। अभी तो कतर के अंदर बंद हो गए, आप देख रहे हैं हमले। तो बात सारी ये है कि जो मुल्क सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को, बिल्कुल उसके ऊपर भी जो क्लियर है वो बयान क्लियर है कि उनके ऊपर, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जो अंधेरा ईरान के अंदर होगा वो तो उनके अंदर भी होगा। और अरब ममालिक से ज्यादा इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए हैं। 65% अटैक्स सिर्फ इसराइल के ऊपर हुए, भले दुनिया जो भी कहे। और हमें नजर आ रहा है कि अटैक्स की शिद्दत इंक्रीज हो रही है। 23% यूएस के असेसमेंट्स खुद कहती हैं कि 23% इजाफा अभी तक हो चुका है हमलों में, जो पहले 2 हफ्ते में ईरान का था, और अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर 23% इजाफा हुआ है। तो बिल्कुल अरब ममालिक के अंदर जो ये फैसिलिटीज है उनको निशाना बनाया जाएगा, लेजिटिमेट टारगेट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, और जो अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होगा। जॉन, ये कहिएगा, कुछ देर पहले जो JD Vance का भी एक बयान आया है, वो उसमें कह रहे हैं कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। कुछ मुतालिबात वहां से आए थे, कुछ मुतालिबात आपकी जानिब से सामने रखे गए। जो बातचीत जहां तक पहुंची, जिस फ्रेमवर्क पर बात हो रही थी गुज़िश्ता कुछ घंटे पहले तक, क्या इस वक्त भी उस फ्रेमवर्क को कहा जा सकता है इन कंसिडरेशन है, कुछ मुस्बत निकल सकता है? क्योंकि 9.5 घंटे बाकी रह गए कि कहीं ना कहीं अमेरिका को फैसला करना है। देखिए, ऑफिशियल्स तो इस चीज़ पे अब कमेंट नहीं कर रहे। कल तक उनका बयान यही था कि कोई सीज फायर नहीं होगी, हम अल्टीमेटम्स नहीं लेंगे, हम डेडलाइंस नहीं लेंगे, और मुज़ाकरात नहीं हो रहे ईरान की नज़र में। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से परमानेंट सोल्यूशन हो और उसके अंदर डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं। आप उसको नाम दे सकते हैं मुज़ाकरात का, डेफिनेटली, बट आई थिंक इसके अंदर अभी भी कहना कि सक्सेसफुल होंगे, आई थिंक ये अनलाइकली है मेरी नज़र में, क्योंकि जाहिर है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वो हिट कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, पावर प्लांट्स भी उन्होंने किसी हद तक डैमेज किए थे। बूशहर के ऊपर जो है वो 4 अटैक्स अभी तक हो चुके हैं, जिनका एटॉमिक पावर प्लांट है। तो आई डोंट थिंक कि इसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी, अगर परमानेंटली जो चीज़ होगी, ईरान ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ होगी तो वो परमानेंटली होगी, परमानेंट के बगैर हम जो है वो कुछ नहीं करेंगे, और इसके अंदर गारंटीज ऑब्वियसली आर रिक्वायर्ड, एंड तमाम मज़ाहमती गिरोह के साथ साथ ईरान के ऊपर भी हमले जो है वो खत्म किए जाएं। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, तेहरान से हमें ज्वाइन करने का लिए। मुस्तकिल होगा जो भी होगा, लेकिन क्या होगा ये सबसे अहम सवाल बन चुका है। हम अपने सवाल की जानिब आएंगे कि पूरा ईरान एक ही रात में खत्म, हर पुल, हर बिजली घर पर हमले, ये ट्रंप की धमकी है। ईरान भी तैयार है इस पूरी सूरत हाल के लिए। जंगों, खाना जंगियों, खूनी इनकलाबात, साम्राज्य कब्जे देख चुका मशरिक़ वस्ता क्या 10 घंटे बाद एक और हौलनाक जंग की दहलीज पर है? गुफ्तगू की जान जाएंगे। हसन निसार साहब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैगम साहब, ये फरमाइएगा कि तेहरान क्या सोच रहा है? वो उसी पॉइंट पर है जहां से बात आगाज हुई थी, जो कहा वहीं पर खड़े हैं।
ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं, हर चंद घंटे बाद बयान है अमेरिका की जानिब से कोई ना कोई। ये फरमाइएगा कि यहां से आगे क्या फैसला ट्रंप ने करना है? क्या पूरी दुनिया को एक आग की तरफ धकेलने जा रहे हैं सियासत और मईशत को लेकर? वो तो तहजीबें भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आपको कितना कंस्ट्रक्टिव वो फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है जिस पर बातचीत चल रही थी? सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 800 साल पहले जब मंगोलों ने इस खित्ते पर यलगार की थी तो शायद इस तरह की गुफ्तगू चंगेज़ खान और हलाकू खान ने की होगी। उस वक्त भी जो तहजीबी मराकज़ थे यहाँ के ख़त्म किए गए, दारुल हिकमत को आग लगाई गई, फरीदुद्दीन अत्तार जैसे लोगों की गर्दनें काटी गईं। लेकिन क्या ईरान की तहजीब ख़त्म हो गई थी? तहजीब तो मंगोलों की ख़त्म हुई थी, ईरानी तहजीब तो आज भी ज़िंदा है। तहजीबें तो गोलों से ख़त्म नहीं होती। तहजीब को शिकस्त तहजीब से दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की बर्बादी ज़रूर की जा सकती है जिस तरह की बर्बादी की धमकी ट्रंप साहब इस वक्त दे रहे हैं। और इस जंग का सबसे बड़ा इस वक्त जो पहलू है, 3 पहलुओं में से एक वो ये है कि ये धमकी ज़ाहिर करती है कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई असूल और ज़वाबित थे तो वो ख़त्म हो चुके हैं। वो ख़ुद दुनिया की उस ताकत ने ख़त्म कर दिए हैं जो उन असूल व ज़वाबित को लिखने वाली थी, उन असूल व ज़वाबित की मुहाफ़िज़ थी, जो उसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहती थी। आज वो खुल्ला यूनिवर्सिटियों पर हमले कर रही है, उसको उड़ा रही है, पुलों को उड़ा रही है, स्कूलों पर हमले किए गए हैं, बच्चों को शहीद किया गया है। और दूसरी बात आप देखिए कि जो माशी पहलू है इसका, वो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक पहलू है। और फिर मैं उसका थोड़ा सा मवाजना करूंगा कि जो पहले हमले किए जाते थे, जंगें होती थी, वो या उस मुल्क तक या खित्ते तक महदूद रहती थी। अब ये तबाही जो है ये ईरान तक किसी तौर पर महदूद रहने वाली नहीं है, या रीजन तक भी महदूद रहने वाली नहीं है, दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हमले पहले ही किए जा रहे हैं, और अगर ईरान जवाब में करता है जैसे वो शुरू कर चुका है, तो फिर उसके बाद जो दुनिया को सप्लाई है तेल की, गैस की, पेट्रोकेमिकल्स की, उसका क्या होगा? इस वक्त $110 बैरल कीमत हो चुकी है। और अगर कल ट्रंप साहब अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो बड़ी आसानी से 200 पर जा सकता है, और फिर उसके बाद तो ग्लोबल डिप्रेशन होगा, दुनिया भर की मईशत की तबाही होगी। दुनिया की मईशत खलीज के तेल से चलती है। अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है तो उसमें खलीज का तेल भी शामिल है, और बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यहाँ से आते हैं। बिल्कुल, पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री यहाँ के रॉ मटेरियल्स पे चलती है, पेट्रोकेमिकल्स पे चलती है। दवाएं दुनिया भर की यहाँ के पेट्रोकेमिकल से बनती हैं। ज़ैगम साहब, ये सारे फैक्ट्स तो अमेरिका के भी सामने होंगे, वो क्या कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या कोई सिफारती मोड़ में मोजज़ा हो सकता है कि यहाँ से चीज़ें रिवर्स हो जाएं, 2 कदम पीछे हट जाएं? इस वक्त तमाम दुनिया की आयशा, इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, और ये वो वाहिद जगह है, वाहिद उम्मीद है दुनिया के लिए जिसकी तरफ दुनिया पूरी देख रही है कि यहाँ से कोई उम्मीद की किरण फूटे, ये मसला हल हो। दिन रात पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी काम कर रहे हैं, ईरान के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं, अमेरिका के साथ भी मुसलसल राब्ते में, क्योंकि ये दुनिया की तबाही किसी के मफाद में नहीं है, ईरान के मफाद में भी नहीं है, दुरुस्त हो गया, ये खुद अमेरिका के मफाद में भी नहीं है। हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, जिस तरह की धमकियां ट्रंप बार बार दे रहे हैं, और आज तो उन्होंने कह दिया कि एक पूरी तहजीब ही आज रात खत्म होने जा रही है जो कभी वापस नहीं आएगी। 10 घंटे बाद क्या एक हौलनाक जंग सामने खड़ी है, और क्या वाकई इस तरीके से कदीम तहजीब को मिटाया जा सकता है? देखें, आप मुझे एक मुकम्मल तौर पे पागल आदमी के बारे में प्रेडिक्ट करने का कह रही हैं, तो ये 10 घंटे बाद एक और हौलनाक जंग, तो आई एम सॉरी, मैं हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। 10 घंटे इंतज़ार कर लें और दुआ करें कि अल्लाह ट्रंप को अक्ल दे और ईरान और पूरे आलम इस्लाम को भी हिम्मत दे। मगर जिस तरह की गुफ्तगू हसन साहब वो कर रहा है या दबाव डाल रहा है, आपके ख्याल में क्या ये अमेरिका जानकर कर रहा है, इसका कोई हासिल वसूल है, या सिर्फ ईरान पर एक दबाव डालकर मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश है?
मेरा ख्याल है जो दूसरी बात आपने की है उसमें मुझे दम लगता है। उसकी वजह है कि तहजीब को ख़त्म करना, बड़ी खूबसूरत बात की है हमारे दोस्त ने अभी। तहजीब को ख़त्म करना बहुत ही छोटा मुंह और बहुत ही बड़ी और मजनूनाना बड़क है। ये तो बिल्कुल ही फजूल बात है ना, नतीजा कुछ भी हो। तहजीबें इस तरह ख़त्म नहीं होती। तातारियों के पै दर पै कामयाब हमलों और भयानक तरीन यलगारों बगदाद को खाक और खून में नहलाने के बाद क्या बगदाद समय आलम इस्लाम का रिवाइवल याद नहीं? किधर गए ये? इसलिए ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है। मैं इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था। बहरहाल, और एक बात याद रखना, आप तसल्ली रखना इस बात पे कि दुनिया की कोई जंग आखिरी, हतमी और फैसला कुन नहीं होती। और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो शायद पूरा आलम इस्लाम, देखें बाद औक़ात कहते हैं कुब्बे में लातरास आ गई, शायद, बहुत अजीब बात कर रहा हूँ मैं, कि पूरा आलम इस्लाम अपनी तरजीहात तब्दील करने पे मजबूर हो और आलीशान इमारतें बनाने के जुनून से निकल के एक लफ्ज़ की तरफ वापस लौट जाए, वो है इकरा। और इकरा से मेरी मुराद है सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी। रिकंसिडर करें इस बात को कि दीनी और दुनियावी में तकसीम मत करो इल्मों को, जिसका दीन उसी की दुनिया। 12 ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप जिस तरह से डेडलाइन दे रहे हैं वो मशरिक़ वुस्ता ही नहीं, क्या दिखता है कि अमेरिका के लिए भी तारीखी खतरनाक उल्टी गिनती है। एक वहाँ से फ्रेमवर्क आता है, यहाँ से ईरान जवाब देता है, अमेरिका मुस्तरद कर देता है। क्या अमेरिका ही जारे तसव्वुर होगा? क्या ईरान को 2 कदम पीछे हट के आबनाए हुर्मुज़ खोल देनी चाहिए? किसके हाथ में इस वक्त है कि मामले को रिजॉल्व की तरफ ले जाया जाए? देखिए, मैं तो इस वक्त उससे हटके कि वो कितना जुनूनी हो चुका है या वो कितना पागल हो चुका है और वो क्या कर सकता है या उसके क्या धमकियां क्या है, मैं उससे ज़्यादा बढ़ के ईरान और इस खत्ते के बारे में परेशान होता हूँ। वरना जो कुछ अल्टीमेट वेपन के तौर पे जापान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, उसके बावजूद जापानी तो कौम की हैसियत से और एक अपने निज़ाम की हैसियत से आज भी कायम है। कौमें निकल आती हैं, कौमें बन जाती हैं, फिर से खड़ी हो जाती हैं। जापान उसकी बहुत बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है। लेकिन उसके असरात जो हैं, यानी जो समझिए कि 80 साल लगे, 80-85 साल लगे जापान को, वो कैसे काफ़ी पहले वो खड़ा हो चुका, लेकिन किस में से गुजरा, किस तजब्जब, किस इम्तिहान, किस मुश्किलात और कितनी जनरेशन बीच में से कितने बुरे तरीके से असरअंदाज हुई, वो है जो खतरनाक और खौफनाक तरीन बात है। बहरहाल उसको छोड़ते हैं, हकीकी चीजों की तरफ चलते हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज। यानी हम समझते हैं कि वो इतना पागल और जुनूनी आदमी नहीं है, वो इससे पहले कुछ करने की अहलियत रखता है। वो क्या चीजें जो अहलियत रखता है? पहली बात, उसने कहा कि मैं पुल उड़ा दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कर सकता है, कर रहा है, गालिबन आज के दिन में या रात भर से और ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है। अब 8-10 घंटे की जो रह गई है, शायद इसके अंदर और भी करेगा। 2 चीजें हैं जो कि वो मेरी नजर में जो कि खतरनाक हद से, जो अल्टीमेट वेपन है उससे जरा शॉर्ट की जा सकती है। एक ये कि बुशहर के एटमी पावर प्लांट को फिलहाल उसने उसकी साइडों पे मारा है, उसको डायरेक्टली हिट नहीं किया, खत्म करके नहीं रख दिया। अगर खत्म करे, उसकी रेडियो एक्टिविटी ऐसी है जो कि न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि मशरिक़ वस्ता के बाकी ममालिक को भी बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करेगी। वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं होगा, लेकिन उसकी रेडिएशन एटॉमिक होंगी, वो एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। दूसरी चीज, तो दबा हुआ इस्फहान का मटेरियल है, इस्फहान के करीब, अगर वहां पे है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ख्याल किया जाता है अगर ऐसी चीज है तो उसको किस तरह से पेनिट्रेट करके ऐसी लो यील्ड किस्म के वेपन के साथ कि उसको अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही मैंने रेडिएशन के साथ तहस नहस कर दिया। अंदाजा लगाइए कि वो 1000 पाउंड वो है, ऊपर से वो कुछ 8-10 किलो का मारता है, तो उसके बाद क्या उस जगह की, उस खत्ते की क्या हालत बन जाएगी, या हमारे खत्तों की क्या हालत बन जाएगी। तो ये वो कह सकता है कि मैंने तो नहीं एटॉमिक वेपन मारा, लेकिन मैंने उसने रिएक्शन या रिजल्ट्स एटॉमिक हासिल कर लिए। तो मुझे तो इससे खौफ आता है। अब उससे पहले अगर वो ये नहीं करता, कुछ भी नहीं करता ऐसा काम, तो जो कर रहा है यही करता रहेगा। फिर हम उसके बारे में अगले सवाल के बाद में आगे जवाब देंगे कि अब ऐसी सिचुएशन में ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो पागलपन और जुनूनियत की जो इंतहा है उसका तो हम इस वक्त मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक और चीज भी है कि हर ऐसे मामले के अंदर जहां इतने बड़े बड़े फैसले किए जाएं, जहां पर कहे कि मैं तहजीब को खत्म कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, चाहे वो एक धमकी ही क्यों ना हो, मुंह से निकली हुई जुबान ही क्यों ना हो, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसी ही बात है,
लेकिन क्या इस किस्म की जो चीज होती है, इस लेवल से जब बात की जाती है, तो उसके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं मुल्क के अंदर, उस निजाम के अंदर कितने लोग मिलके वो फैसला करते हैं। सही। क्या एक जनूनी के हाथ में वो बात दी जा सकती है? वो निजाम किस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है कि जो फैसला होने जा रहा है या जो फैसला कर रहा है, इसके अंदर कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी है भी, या ये पागल, ये इंसान नीम पागल भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल। उनको हटाने के तरीके भी होते बिल्कुल है। हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, उस मुल्क का, उस निजाम का प्रोटोकॉल क्या है ये हम जानते नहीं है, दुरुस्त। लेकिन जरूर होगा कुछ ना कुछ बिल्कुल। जो कि उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करेगा। मुझे ये लगता है कि फिलहाल तो धमकी है, लेकिन इसके असरात खुदा न खास्ता अगर ये अवामिल होते हैं तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं पूरे खत्ते के लिए। दुरुस्त हो गया। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रजा रूमी साहब से जाने के हाथ में इख्तियार है तो सिस्टम के चेक एंड बैलेंसेस का है जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे रन करना है मामलात को। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। रजा रूमी साहब, जो ऊपर गुफ्तगू हुई जहां ट्रंप को बहुत कुछ कहा जा रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है 10 घंटे बाद वो एक फैसला लेने जा रहा है जिसमें पूरी तहजीब के खात्मे की बात कर रहा है, क्या वहां के सिस्टम में चेक एंड बैलेंसेस हैं जो सवाल ऊपर उठा रहे थे कि उसको कंट्रोल किया जा सके, या फिर इतनी तबाही के बाद भी ट्रंप की तसल्ली नहीं होगी और वो खित्ते को एक और आग में झोंकने जा रहा है? देखिए आयशा, इस वक्त बड़ा मसला ही ये है कि जो अमरीकी निज़ाम के अंदर कहा जाता था कि चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कांग्रेस का चेक होता है या सेनेट का होता है, वो तो पूरा निज़ाम जो है वो तहबाला हो चुका है। ट्रम्पिज्म जो है, ये पूरी एक तहरीक जो थी, आपने देखा है कि वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह बिहेव भी कर रहा है और ख़ुद अमेरिका में बहुत इस जंग की अपोजिशन है। ये तमाम आदाद शुमार यही दिखाते हैं कि ये सबसे गैर मकबूल जंग है जो कि माज़ी करीब में जितनी भी अमेरिका ने एडवेंचर किया है मिडल ईस्ट में या और जगहों पर, उन तमाम में से ये गैर मकबूल जंग है। और इसके जो माशी असरात हैं वो ऑलरेडी लोगों को हिट करना स्टार्ट हो गए हैं और इसके सियासी असरात रिपब्लिकन पार्टी पर आ रहे हैं। तो ये सब बातें वहाँ पर की जा रही हैं। मगर इस वक्त ट्रंप की जो ये ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जिसका पे अभी बहस हुई, ये एक डेस्परेशन की भी जो है निशानी है। उसकी वजह यह है कि 1 महीने से ज़ायद हो चुके हैं इस जंग को और उसमें ईरान ना तो पीछे हटाए और ना ही वहाँ की रजीम बदल सकी है जिसे वो रजीम चेंज करना चाह रहे थे, और ना ही ईरान ने जो माशी तकलीफ भी दी है वेस्ट को भी, दुनिया को भी, गल्फ की रियासतों को भी, वो भी शायद मुकम्मल या पूरी तरह से उसका अहाता नहीं किया गया था। और उजलत में ये जंग करने का इजराइल के प्रेशर में फैसला किया, अब वो महंगा पड़ रहा है। और ये डेस्परेशन की एक निशानी होती है कि आप कहेंगे जी हम तहजीब ख़त्म कर देंगे, जंगी जराइम जो है, ये पूछा भी गया ट्रंप से कि आप वॉर क्राइम्स कमिट करेंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर से कहा कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आलमी कवानीन जो है और खुसूसन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो तो बिल्कुल उसकी धज्जियां गजा के बाद बिखर चुकी हैं। और इसमें मगरबी तहजीब जो है, यूरोप मुकम्मल तौर पर इसमें मुलविस है। ये अभी हम सारा तवज्जो ट्रंप पर दे रहे हैं, मगर जब गजा में हज़ारों लोगों का कत्लेआम हो रहा था तो आप देखिए यूरोप ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बल्कि जो कुछ हुआ वो पब्लिक ओपिनियन या सोशल मीडिया से या नौजवानों ने जो तहरीकें चलाई अमेरिका में, यूरोप में, उससे प्रेशर पड़ा। नहीं तो ये तमाम रियासतें जो हैं अनफॉर्चुनेटली इन्होंने तो इस आज जहां हम इस मकाम पे खड़े हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कई सालों से ये मामला आगे बढ़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खतरनाक जंक्चर पर, और ये न्यूक्लियर ऑप्शन की भी बात की जा रही है और खुदा ना करे कि ऐसा हो, उसके ऊपर शहजाद साहब ने भी उसको ताबकारी के जो असरात होते हैं हमारे खित्ते पे, खुद पाकिस्तान के ऊपर और मिडल ईस्ट के ऊपर और दुनिया भर में आएंगे। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना ये कोई खाना जी का घर नहीं है। बड़ा अहम सवाल बनता है। आपने आलमी ताकतों का और यूरोप का जिक्र किया, क्या किसी का कोई रोल है इस पूरी सिचुएशन में? क्योंकि आपने गजा का हवाला देने की बात कर दी। तो मजे की बात यह है आयशा कि यही तो शोमैये किस्मत के पाकिस्तान जैसा मुल्क जो जिसको कि यही मगरबी मीडिया जो है क्या क्या नहीं कह चुका, टेररिस्ट स्टेट और ये और वो और ओसामा बिन लादेन, आज एक वाहिद मुल्क है जो कि बड़ी ही स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह से अमन कायम हो जाए। खुद हमारा भी इंटरेस्ट है, खित्ते का भी इंटरेस्ट है और दुनिया का भी इंटरेस्ट है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो तौसीफ और पजीराई हो
रही है कि अगरचे कि अभी तक कोई कामयाबी के आसार नहीं है और पाकिस्तान के अंदर खुद ऐसे कनूतियत पसंद लोग हैं जो कि इस तमाम एफर्ट का मजाक भी उड़ा रहे हैं और मनफी जो है प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि जहां पर जो हमारे रोल इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है बैक चैनल पर, आज भी एज वी स्पीक ये गुफ्तगू जारी है। कल रात भी और आज भी जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक बहुत इंटेंस किस्म की गुफ्तगू जारी है कि किन शराइत के ऊपर दोनों पार्टीज का, बड़ी पार्टीज का इत्तफाक राय हो जाए, इत्तेमाद साजी नहीं हो सकती। जी बस वो अभी वो मसला है कि ईरान के एक ही नुक्ता है कि ईरान को गारंटी चाहिए अमेरिका से कि आइंदा दोबारा हमला नहीं होगा। बाकी शराइत भी हैं मैं उनके लिए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इस शर्त के ऊपर जो है गारंटी मिल सकेगी कहीं से। जी यही और जो आपने बात कही कि क्यों नहीं है, इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती कि चीन और रूस जो है वो वैसे अभी देखिए ये महीने की और बात है कि चीन के ऊपर भी इसके माशी असरात आना शुरू हो जाएंगे और चीन की तो पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी में पोजीशन है वो इस जंग से मुतासिर होगी, लेकिन अभी तक वो उस तरह से आगे नहीं बढ़कर उसने वो रोल अदा किया। और यूरोप का तो वैसे ही बहुत ही पतला हाल है, आपने देखा ही है कि वो बिल्कुल ही, खैर ट्रंप से उन्होंने अलहदगी तो कर ली एक लिहाज से, मगर वो कोई मुस्बत रोल अदा नहीं कर पा रहे और दुनिया को इस दहाने पर पहुंचा दिया कि जहां पे सिविलाइजेशनल जो है इरेजर की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो इसमें मैं तो समझता हूं कि शर्म से डूब मरना चाहिए ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ममालिक जो है। दुनिया को बिल्कुल आवाज उठाने की जरूरत है, मगर इस दिन की भरपूर मुजाहिमत के बाद अब चंद घंटे की डेडलाइन पर है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे ईरान की जानिब से 10 निकात दे दिए गए, क्या अमलियत पसंदी का इजहार है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपूर तबाही हो चुकी है, शहरों के शहर, एयरफोर्स बैरिया, पुल तबाह हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। ईरान की इस वक्त स्टैंडिंग क्या है, क्या ऑप्शंस बच गए हैं, इसी पर सवाल रखेंगे। ईरान 39 दिन की भरपूर मुजाहिमत, डेडलाइन के बाद ईरान को एक रात में ख़त्म, ट्रंप की धमकी, भरपूर हमला होने की सूरत में ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, क्या 2 कदम पीछे हट के ईरान को चीजों को रीअसेस करने की जरूरत है, या उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको गारंटी चाहिए उस पर हमला ना हो, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी? उसको बिल्कुल रीअसेस करने की जरूरत है। देखिए बात यह है कि ईरान के बारे में कहा जाता है कि हर चीज को बहुत देर कर देता है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसके अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल दी जाती है कि जो 8 साल जंग थी ईरान और इराक की, असल में 2 साल में अपनी हतमी पोजीशन पे पहुंच चुकी थी और ऑफर की जा रहा था यूएनओ की तरफ से कि बस अब बस कर दें, आप यहाँ पे 2 साल की जंग के बाद अब इससे आगे आप कहीं ना आगे ना जाने के लिए 6 साल ईरान ने वो जंग और निपटी। अब देखिए ईरान से जो हमारे ही लोग हैं वहां बैठे हुए, जो भी जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जिनकी बातें हम तक पहुंचती हैं, क्या है कि देखिए यूरोप हट गया अमेरिका, यूरोप ट्रंप से, और ट्रंप के अंदर वहां पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, उनकी मईशत का नुकसान हो गया, और ये देखिए गल्फ के अंदर भी ये हो जाए। औरों की कहानियां बताते हैं, अपनी कहानी नहीं सामने लाने देते, और ये मजम्मत, सिर्फ मजम्मत की बुनियाद के ऊपर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है अपने आप को यहां से निकालने की? आपने भी तो सांस लेना है ना, आपने भी तो दुनिया में कायम रहना है। तुम्हारे पास क्या तरीका है आगे ले जाने का? दुनिया को तो हम बुरा भला क्या लेंगे, ट्रंप को तो वो लोग ट्रंप को संभाल लेंगे, लेकिन आपके पास क्या है? सिर्फ इसको इस चीज में अपना एंजॉय मत करें, इसको रिलिश मत करें कि बाकियों को गालियां पड़ रही हैं। ठीक हो गया। बाकियों को गालियां नहीं, आपको अपने आप को बचाना है, उसके लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको रिकंसिडर करना चाहिए अपनी सोच को। ठीक हो गया। ज़ैरम साहब, कायम रहेंगे तो एक दिन और लड़ाई लड़ सकेंगे। IRGC ने तो बहुत सख्त वार्निंग्स दे दी हैं कि रेड लाइन क्रॉस हुई तो खित्ते से बाहर जाकर भी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। क्या ऑप्शन है ईरान के पास अगले चंद घंटे में? देखिए, मुसलमानों को शहादत पर फ़ख्र होता है, लेकिन हमें अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया गया है। ईरान बहुत बहादुरी से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसने अपना पॉइंट बना दिया है, उसने ये दिखा दिया है कि पिछली जंग के बाद दोबारा जब हमला हुआ तो वह अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ गया। तो उसको ख़तरा ये है कि दोबारा हमला होगा, लेकिन अभी हालिया तारीख तो ये बता रही है कि अगली बार दोबारा हमला होगा तो ईरान इससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगा, अब ज़्यादा महफूज होगा, क्योंकि वो ये भी दिखा चुका है कि किस तरीके से उसका जो हाथ है वो हुर्मुज़ के ऊपर है, हुर्मुज़ की गर्दन जो है वो उसके हाथ में है। तो इसलिए उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको अपने आप को बचाना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। इसलिए भी पीछे हटना चाहिए कि उसने इस खित्ते में रहना है,
कि जंग जिस तरह बढ़ रही है और इस जंग में जो उसकी पॉलिसी है, वो सूरत में तो उसको इस्तेमाल करे अगर बाहर निकलने का रास्ता मौजूद ना हो, लेकिन अगर रास्ता मौजूद है तो उसे ऐसी पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में वो पूरे खित्ते में भी तन्हा होकर रह जाए और उसके लोगों को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े, उसके इदारों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़े कि जिसको साल हा साल फिर पूरा करना मुश्किल हो। मेरे ख्याल में इस वक्त विजडम यही है कि जो मौका मिला है ईरान उसका बेहतर इस्तेमाल करे। बेहतर इस्तेमाल। हसन निसार साहब, ईरान के ऊपर जितने भरपूर हमले, जितना नुकसान हो चुका और अब एक बड़ी धमकी के बाद ऑप्शन क्या मौजूद है ईरान के पास? ये अगर आप ब्लेंड कर लें शहजाद साहब के और जैगम साहब की बात को, तो मुझे एनर्जी सेव करने का मौका मिल जाएगा। इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। दोनों को, आप दोनों की बातों को ब्लेंड कर लें, वेरी सेंसिबल, वेरी रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ, वो यही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देना इस जंगी सूरत हाल को एक ऑफ रैम्प दे सकता है, या फिर जो ईरान का खदशा है कि अगर मैंने अभी आर्जी तौर पर सूरत हाल को पकड़ा तो मेरे ऊपर मुस्तकिल जंग मुसल्लत रहेगी, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? जी देखिए, ऑप्शन यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान एक प्रपोजल लेकर उनसे बातचीत कर रहा है, इस वक्त वो गुफ्तगू जारी है बैक चैनल पर, उसमें यही कलीदी बात है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और एक सीज फायर किया जाए। ईरान कहता है कि नहीं, आप मुस्तकिल जो है सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ करें, यानी मुकम्मल जंग बंदी करें, आप सीज फायर मत करें। तो ईरान को इस वक्त लचक दिखाकर अपने लोगों को बचाना चाहिए। देखिए, अभी तहजीब की बात हो रही थी, सिर्फ तहजीब क्या होती है? तहजीब इंसान उसमें सेंट्रल होते हैं। इंसान नहीं होंगे तो क्या तहजीब का उसका अचार डालना है? तो अपने लोगों को बचाना जो है और उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना भी और अमलियत पसंदी जो है इस वक्त का तकाजा है। और ये बात दुरुस्त है कि ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मजबूती से उसने मुकाबला किया है एक सुपर पावर का, और एक बहुत बड़ी, इजराइल की भी आर्मी बहुत बड़ी है, न्यूक्लियर रियासत है वो। तो वो जो पॉइंट प्रूफ करना था वो उन्होंने कर दिया। अब वक्त आ गया है कि कुछ सिफारतकारी, डिप्लोमेसी और टैक्ट के साथ अपने लोगों को बचाया जाए और इस मामले को आगे चलाया जाए। और ये जो इसका नुकसान ईरानियों को भी तो हो रहा है ना, दुनिया को हो रहा है, माशी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, सियासी उसके असरात भी हो रहे हैं। साहब, जो ईरान ने 10 निकात दिए, क्या उन्हें अमलियत पसंदी का इजहार कहा जा सकता है? देखिए नहीं, उसमें कुछ तो है, लेकिन अक्सरियत जो है वो बहुत मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वक्त का तकाजा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर वो अपने लोगों को नहीं बचाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? इस जंग को जीत कर भी वो क्या हासिल करेंगे? क्योंकि ये जो इस वक्त डेस्परेट अटेम्प्ट्स की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि ईरान जीते और शिकस्त फाश हो कुफार को, मगर मसला ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और उसके पास वसाइल बेइंतहा है। तो आपको कुछ हकीकत पसंदी का भी मुजाहिरा करना चाहिए। और जैसे तैसे भी है गल्फ की दीगर रियासतें, वहाँ भी इंसानी बसते हैं और वो भी हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं। तो ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप उनको भी जद में लाकर तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे। जी, अभी जो सऊदी वो हुआ मसला, वो भी एक मसला बनेगा, उसमें पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। यही तो वजह है कि अभी पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ये मसला यहाँ पर रुके और कुछ जंगबंदी की तरफ पेशकदमी हो। दुरुस्त हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया सामने रखने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।